एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एससीआई कृषि संस्थान आप लोगों का स्वागत करता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है एमपीपीईटी की एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है और आप लोगों ने साल भर बहुत मेहनत की है और इस मेहनत का एक अंतिम रूप देने का टाइम आ गया है। इसका मतलब 4 चांद लगाने का टाइम आ गया है। तो इसके लिए हमने एक न्यू एग्जाम ओरिएंटेड बैच स्टार्ट किया है जो कि बिल्कुल टारगेट बैच की तरह होगा। क्लियर है। तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं और पूरी वीडियो क्लासेस हैं आपको। तो आपको बस एक काम करना है छोटा सा। इसमें देखोगे इसमें एक चीज और है, इसमें आपको डाउट सेशन भी इसके अंदर बैचेस होने वाले हैं। ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे उसकी लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। ठीक है। आप अपने जो भी डाउट्स हैं उसको लाइव क्लासेस में सॉल्व और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर पाओगे। क्लियर है। तो आपको बस एक काम करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक दी गई है, उसमें प्ले स्टोर पर जाके एग्रीकल्चर क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन उसको फुलफिल कीजिए और इन बैचेस का लाभ उठाइए। क्लियर है। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहली बात है आप लोग, केमिस्ट्री क्या होता है? तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसका मतलब ये है, आप चलो सिंपल सी भाषा में बात करें तो केमिस्ट्री होता क्या है? केमिस्ट्री के बिना साइंस इनकम्प्लीट है। ध्यान रखें। सबसे पहली बात देखिए कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, फिजिक्स की बात करें तो ये बिना केमिस्ट्री के पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखो एग्रीकल्चर की बात करें तो हम बात करेंगे पेस्टिसाइड्स पड़ा हुआ, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब किससे बने हुए हैं? बिना केमिस्ट्री। इसमें भी केमिकल रिएक्शंस होती है। कीटनाशक में भी क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस, तभी तो आपकी कीटनाशक दवाइयां बनती हैं। बिल्कुल। और उसके बाद फर्टिलाइजर्स, ये भी इसके अंदर भी क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तभी आप फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं। चलिए उसके बाद बात करें बायोलॉजी में। बायोलॉजी सर से लेके पांव तक आपको पता है ये किससे बने हुए हैं? सर से लेके पांव तक हम बने हैं प्रोटीन से। और प्रोटीन के अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है। तो प्रोटीन का निर्माण होता है वो किसकी वजह से होता है? केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही होता है। ठीक है। अब देखिए बात करें हम, चलिए तो अपन पढ़ते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के सामान्य तथ्य। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले कि केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब साइंस का एक सब्जेक्ट है, साइंस की एक शाखा है। साइंस से रिलेटेड कुछ और सब्जेक्ट हैं, जैसे कि बात करें एग्रीकल्चर, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये भी है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, केमिस्ट्री, विदाउट केमिस्ट्री साइंस इज इनकम्प्लीट। केमिस्ट्री के बिना साइंस इनकम्प्लीट है, क्योंकि बिना केमिस्ट्री के आप एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में क्या होता है? पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं। क्या हम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड बिना केमिस्ट्री के बना सकते हैं? बिना केमिकल रिएक्शन के बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करें फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर हमें अगर पहचानना है कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज है, विद्युत की सुचालक है या कुचालक है, कंडक्टिव है कि नॉन कंडक्टिव है, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो विद्युत की सुचालक होगी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो क्या होगा? विद्युत की कुचालक होगी। तो इलेक्ट्रॉन की बात आ गई। तो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर? हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर। बायोलॉजी की बात करें तो हमारा सर से लेके पांव तक हम किसके बने? प्रोटीन के बने हुए। और प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में कहां से होता है? केमिकल रिएक्शंस की मदद से ही होता है। क्लियर है। तो एक चीज बिल्कुल तो आपको ध्यान रखना है, ये सब चीजें आपका सब किससे रिलेटेड है? केमिस्ट्री से। पूरी साइंस जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है साइंस का वो केमिस्ट्री होता है। क्लियर। तो अब बात देखिए, एक और बात है, अगर जैसे हमारे शरीर के अंदर भी, जैसे हम एक वक्त का खाना भी खाते हैं तो आपको पता है खाना जब खाते हैं तो 2 से 4 घंटे के अंदर क्या होता है? डाइजेशन हो जाता है। लेकिन 2 से 4 घंटे में डाइजेशन होता है, किसकी मदद से होता है? वो होता है केमिकल रिएक्शन की मदद से। अगर मान लो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन ना हो तब क्या होगा? तो केमिकल रिएक्शंस अगर नहीं होंगी तो हमें 6 साल, एक वक्त के खाना खाने में हमें 6 साल लग जाएगी डाइजेशन होने में। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, केमिकल रिएक्शन हमारी डेली लाइफ के लिए, देखिए केमिस्ट्री डेली लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है। तो केमिस्ट्री बिल्कुल बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, क्योंकि हम इसको डेली लाइफ से अगर रिलेट करें तो बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट माना जाता है। क्लियर। चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया केमिस्ट्री का यूजेस, एप्लीकेशंस कहाँ होते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री जो है, अगर हम पूरी दुनिया में एनीथिंग प्रेजेंट, मतलब कोई भी चीज अगर यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज है तो हमने 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है पदार्थ और दूसरा होता है ऊर्जा। ठीक है। एक होता है मैटर और दूसरा होता है एनर्जी। क्लियर है। देखिए पदार्थ और ऊर्जा इन दोनों में ही डिवाइड क्यों होता है? देखिए कोई भी चीज है, मान लो मैटर क्या होता है? मैटर होता है जिसके अंदर, जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान समाहित हो और जो स्थान घेरे उसको हम कहते हैं पदार्थ। जैसे मान लो ये मार्कर,
मार्कर क्या है, स्थान भी गिर रहा है, बिल्कुल गिर रहा है। अब इसके अंदर द्रव्यमान भी समाहित है, ठीक है, इसका वजन भी है, तो ये क्या हुआ, मैटर। ये बोर्ड की बात करें तो बोर्ड क्या है, जगह भी गिर रहा है, इसका द्रव्यमान है, ये भी क्या है, मैटर है। क्लियर है, ये भी क्या है, पदार्थ है। हम अपनी बात करें, हमारे अंदर भी वजन है और अपना क्या है, अपन खुद स्थान गिर रहे हैं, तो हम भी एक क्या है, पदार्थ है। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना है। तो मैटर क्लियर हुआ, पदार्थ। इसके बाद बात करें ऊर्जा। ऊर्जा हमेशा ध्यान रखें, ऊर्जा होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या रूपांतरित हम कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है, इसको लेकिन इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी एनर्जी हो, मान लो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, इसको हम क्या करते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी मैकेनिकल ऊर्जा को अपन, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, उसको हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी एनर्जी हो उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एनर्जी की बात करें, क्या ये लाइट है लाइट आ रही है, सनलाइट, क्या उसके अंदर द्रव्यमान है, क्या हमारे ऊपर कोई भार पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा। तो एनर्जी एक मैटर, जो दोनों ही एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज, एनीथिंग, वो ये दोनों, इन दोनों को हम पदार्थ और ऊर्जा से ही रिलेट करते हैं। क्लियर, ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन है आपसे, क्या हम पदार्थ को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम पदार्थ को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पदार्थ को ऊर्जा में कन्वर्ट करना है तो आपने एक सबसे बड़े वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था, आइंस्टीन इक्वेशन आपने सुनी होगी, तो E इक्वल टू mc²। E क्या होती है, एनर्जी होती है। M क्या होता है, द्रव्यमान या मास कह सकते हैं। और C होता है स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है, तो लाइट की स्पीड होती है, प्रकाश का वेग बोल सकते हैं। बताइए प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही है। क्लियर है, चलिए देखें, अगर मास है, कोई भी पदार्थ है जिसका द्रव्यमान, मास जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है, अगर वो प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की गति से अगर वो गति करे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज हो, कोई भी पदार्थ हो, अगर इस वेग से अगर गति करेगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी। ये किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था। तो कहने का मतलब है मैटर इज कन्वर्टेबल इनटू किसमें, एनर्जी है। मैं अपन पदार्थ को हम ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये चीज आपको पता होनी। अगर हम डेली लाइफ में, अगर हम खुद ही मान लो चलो उसको छोड़िए, अगर हम इस स्पीड, चलिए छोड़िए इसको, चलिए आगे देखें पदार्थ की प्रकृति। क्लियर है, देखिए पदार्थ की प्रकृति के बारे में बात करें, नेचर ऑफ मैटर की बात करें, देखिए आप लोग एक, ये जो हमारे लेक्चर है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो नेचर ऑफ मैटर, देखिए अगर हम बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से, कण से मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल। अब देखिए कण भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एटम जिसको हम बोलेंगे परमाणु, और दूसरा होता है मॉलिक्यूल जिसको हम बोलेंगे अणु। क्लियर है, तो देखिए पदार्थ है वो परमाणु और अणु से मिलकर, मतलब परमाणु किससे मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें मकान की, घर की बात करें, तो घर के अंदर, घर क्या एक पदार्थ ही होगा। क्लियर है, क्योंकि स्थान गिर है, वजन भी है। ठीक है, अब घर किससे मिलकर बना हुआ है, ईंटों से मिलकर बना हुआ, और ईंट को हम कंपेयर करो किससे, कण से। अब वो ईंट है वो एटम, परमाणु या अणु हो सकते हैं। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो परमाणु और अणु ये सब क्या होते हैं, कण होते हैं, और कणों से मिलकर क्या बनता है, पदार्थ होता है। अब बात करें हम परमाणु और अणु क्या होते हैं, तो एक चीज ध्यान रखिए, परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। ठीक है, तो एक से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम बात करें जैसे हम बात करें एटम, मान लो दो परमाणु हैं। ठीक है, तो दो परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, द्विपरमाणिक बनाएंगे, द्विपरमाणु। इसका मतलब है डाई एटोमिक, क्या बनाएंगे, दो परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, डाई एटोमिक।
ठीक है, 3 परमाणु होंगे, 3 एटम्स होंगे तो क्या होगा, तो क्या बनेंगे 3 परमाणु बनेंगे, इसको बोलेंगे ट्राई एटॉमिक। 4 होंगे तो टेट्रा एटॉमिक, 5 होंगे तो पेंटा एटॉमिक। ऐसे एक से अधिक मिलकर अगर परमाणु आपस में मिलते हैं तो उनको हम पॉली एटॉमिक भी कह सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखें, अगर बहुत सारे अणु हैं, मतलब एक से अधिक अगर एटम्स होंगे तो उसको हम अणु भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें द्विपरमाणिक में, तो द्विपरमाणिक कौन से हो सकते हैं, O2 N2। देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं तो 2 परमाणु हो गए, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हो गए। क्लियर है, तो ये सब आपके क्या होंगे, 2 परमाणु वाले O2 N2, ये सब क्या हो गए, अणु हो सकते हैं। क्लियर है, इनको हम 2 परमाणु हो सकते हैं। अब देखिए ट्राई एटॉमिक की बात करें, O3 ओजोन, इसमें 3 है तो ये किसका हो गया, 3, इसको हम बोलते हैं त्रिपरमाणविक या ट्राई एटॉमिक कह सकते हैं। ऐसे ही हम 4 एटम्स का बोले तो इसमें चतुर्थ परमाणविक हो जाएगा, इसको बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक, जिसको हम बोलेंगे, इसका एग्जांपल है NH3 अमोनिया। एक नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन का, 3 और 1 4, तो 4 एटम्स हो गए तो ये NH3 हो गया। क्लियर है, H2O की देख लें, इसमें देख लिए H2O किसका क्या हो जाएगा, त्रिपरमाणु ट्राई एटॉमिक हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का। क्लियर है, तो ये सब आपके ध्यान रखना है। कहने का मतलब है परमाणु और अणु, तो परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। क्लियर है, यही मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए देखिए पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में देखते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जैसे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं आपने सुनी है, क्या होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। क्लियर है, लेकिन आप आज से 2 और नई अवस्था पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लाज्मा, और 5वां है बोल्ट आइंस्टीन। देखिए अब देखें, सबसे पहले ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा और 5वां है बोल्ट आइंस्टीन। एक वैज्ञानिक का नाम है, इसी के नाम पर एक अवस्था रख दी गई है। ठीक है, अब देखिए पांचों के बारे में डिस्कस करते हैं। पांचों अवस्थाएं क्या होती है, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आपके पीएटी में आ चुका है इसमें से। देखिए ठोस क्या है, ठोस आपको पता है इसमें क्या होते हैं, ठोस में टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं। इसमें पार्टिकल जो होते हैं, कण जो होते हैं, वो कितने होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, अपन लिख सकते हैं टाइटली पैक्ड पार्टिकल। क्लियर है, अब इसमें बात करें ठोस में ही, इसका अगर ठोस होता है, मान लो द्रव, जैसे बर्फ है, कोई भी चीज है, ये मार्कर है, मार्कर क्या है, ठोस है। अब इसका ये शेप है, शेप क्या है, फिक्स है। आकार क्या है इसका, बिल्कुल फिक्स है। इसका जो वॉल्यूम है, इसका आयतन है, वो भी क्या है, फिक्स है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको, आकार और आयतन ये दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आकार आयतन निश्चित होते हैं। अब देखिए द्रव में, द्रव में क्या होता है, द्रव में थोड़ा सा जो पार्टिकल हैं वो क्या होने लगते हैं, दूर दूर होने लगते हैं। इसका देखिए टाइटली पैक्ड में इस टाइप के देख लें, एग्जांपल देख लीजिए, इसमें इस टाइप से रहता है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड, एक दूसरे से बिल्कुल अटैच रहते हैं इस टाइप से। ठीक है, बिल्कुल पास पास। द्रव में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, थोड़ा सा इस टाइप से दूर दूर हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लूजली पैक्ड पार्टिकल। इसमें थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस रहती है पार्टिकल के बीच में, कणों के बीच में। अब बात करें इनके आकार और आयतन की, इनका शेप और वॉल्यूम की बात करें तो इसमें देखिए आकार और आयतन। चलिए एग्जांपल लेते हैं सिंपल का, जैसे पानी है हमारे पास, 500 ml पानी है। 500 ml पानी हमने एक बोतल में भरे, एक ग्लास में भरे, तो 500 ml तो 500 ml ही रहेगा, सीधी सी बात। तो आयतन क्या हुआ, निश्चित। लेकिन आकार हमने बोतल में भरा तो बोतल की जो आकार है वो अलग है, और जो ग्लास में लिया तो ग्लास का आकार अलग है। तो जो आकार है वो क्या होगा, अनिश्चित होगा, इनडेफिनिट होगा, फिक्स नहीं होगा।
क्लियर है? तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद गैस की बारे में बात करें। गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इसको हम बोल सकते हैं फ्री मूविंग पार्टिकल्स। स्वतंत्र अवस्था में कण जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गैस, एयर। स्वतंत्र अवस्था में घूमते रहते हैं, वो क्या है, गैस। ठीक है, फ्री मूविंग पार्टिकल। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको कन्वर्ट करा रहा हूं। ठीक है, और इनके प्रॉपर एक नोट्स बना लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, ये सब बहुत ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इन्हीं चीज़ों से आपके और जो हम आगे पढ़ेंगे इन्हीं चीज़ों का यूज होने वाला है। ठीक है, तो इनके प्रॉपर एक अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, फ्री मूविंग पार्टिकल, तो फ्री मूविंग पार्टिकल होते हैं, इसमें आकार की बात करें और आयतन की बात करें। चलिए हमने लिया, मान लो हमने गैस ली, हाइड्रोजन गैस ली, हमने एक बोतल में पैक कर लिया, छोटी सी बोतल ली। अब जैसे ही हम इसको खोलते हैं, अभी तो पहले फिक्स है, जैसे ही हमने खोला तो वो गैस कहाँ जाएगी, पूरे कमरे में फैल जाएगी, कमरा नहीं तो फिर बाहर फैल जाएगी। तो इसका कोई आकार और आयतन भी निश्चित नहीं है और आकार भी निश्चित नहीं है। ये क्या होते हैं, अनिश्चित, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। क्लियर है? तो ठोस, द्रव, गैस, ज्यादातर चीजें आपको पता थी इसके बारे में, सभी चीजें। अब देखिए बात करें प्लाज्मा और बोल्ट आइंस्टीन। तो ये प्लाज्मा और बोल्ट आइंस्टीन है, ये दोनों ही गैस की अवस्थाएं होती हैं। अब देखिए गैस की अवस्थाएं होती हैं कैसे, देखिए ठोस, द्रव और गैस तीनों के बारे में अगर देखें, ये तीनों जो अवस्थाएं हैं वो नॉर्मल कंडीशंस में होती हैं। नॉर्मल कंडीशन का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए और नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर। पहले आपको पता होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर होता कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है और नॉर्मल प्रेशर माना जाता है 180 m, एक वायुमंडलीय दाब, इसको हम नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। इस नॉर्मल कंडीशन पे ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। क्लियर है? लेकिन अगर इन कंडीशन से थोड़ा सा हटाया जाए तो ये दो अवस्थाएं हमें और मिलती हैं। तो ये प्लाज्मा, अगर ये अवस्था अगर हमें चाहिए तो गैस को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर को कम करना पड़ेगा, मतलब दाब कम। ठीक है, अगर हम दाब कम करेंगे और ताप को अगर बढ़ा देंगे, ठीक है, अगर हम क्या करें, प्रेशर को डिक्रीज करें और टेम्परेचर को इंक्रीज करें, दाब को कम करें, ताप को अगर बढ़ाते हैं तो सीधी सी बात है, ताप को बढ़ाएंगे तो क्या होगी, कोई भी गैस है वो क्या होगी, आयनाइज्ड होगी, वो टूटने लग जाएगी। तो किस में फॉर्म में आएगी, गैस क्या होगी, आयनाइज्ड, आयन की फॉर्म में आ जाएगी, आयन। और आयनाइज्ड जो गैस होगी वो एक अवस्था हो जाती है। क्लियर है? तो दाब को कम करें और ताप को बढ़ाएं। ताप को बढ़ाएंगे तो आयंस टूटने लग जाएंगे, जो परमाणु है, जो भी उसके अणु हैं वो क्या होंगे, टूटने लगेंगे। और प्रेशर कम, प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो वो क्या होती है, अणु क्या होते हैं, अगर हम इसमें गैस में अगर इसमें हम प्रेशर को बढ़ाएं तो ये अणु नजदीक आते जाएंगे, मतलब कौन सी अवस्था में जाएगा, द्रव अवस्था में आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दाब को कम, तो दाब को कम करेंगे तो गैस के जो अणु है वो कहाँ जाएंगे, दूर दूर भागते चले जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। और इसमें हम ताप को बढ़ा दें तो ये गैस क्या होगी, आयनाइज्ड हो जाएगी, आयनिक हो जाएगी, और वो अवस्था को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। क्लियर है? देखिए बोल्ट आइंस्टीन की बात करें तो बोल्ट आइंस्टीन का मतलब ये है, ये भी गैस की एक अवस्था है, इसमें जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा। इसमें हम करते हैं दाब को बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाएंगे और ताप को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो ताप को अगर घटाते हैं, सीधी सी बात है, ताप को घटा रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। दाब को बढ़ा रहे हैं तो इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो नजदीक आ रहे हैं, सीधी सी बात है। अगर हम ठंडा करेंगे तो नजदीक आएंगे तो कौन सी अवस्था होगी, ठोस अवस्था में चली जाएगी। तो सीधी सी बात है, जो गैस को हम जब ताप घटाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो गैस की जो अवस्था आने वाली है उसको हम कौन सी अवस्था कहेंगे, बोल्ट आइंस्टीन कहते हैं। क्लियर? कूलिंग गैस बोल्ट आइंस्टीन। क्लियर? आयनाइज्ड गैस कौन सी होगी, प्लाज्मा। सिंपल गैस तो होती है, द्रव ये होता है, ठोस ये होती है। तो 5 टाइप की ये अवस्थाएं पाई जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 5 टाइप की अवस्थाएं, इनमें क्वेश्चन आया हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इंटर कन्वर्जन जो होते हैं, हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाते हैं तो कौन कौन सी विधियां होती हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आपके एमपीपीएटी में आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, प्लाज्मा बोल्ट आइंस्टीन आप लोगों के लिए नया था, कौन सी कंडीशन है, कैसे बनता है, कैसी अवस्थाएं बनती हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर का मतलब है हम क्या करने वाले हैं, पदार्थ की अंतर परिवर्तनीय, मतलब पदार्थ की जो अवस्था है उसको चेंज करने वाले हैं। ठीक है, बस केवल टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखो कैसे करेंगे वो देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास ठोस है, ठोस को द्रव में चेंज करना है। आपको पता है ठोस है, बर्फ को पानी में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने का साइन इस टाइप से, ठीक है, ट्रायंगल शेप होता है, इसको साइन होता है, इसको हम बोलते हैं गर्म करेंगे। और इस प्रोसेस को, ठोस को द्रव में चेंज करेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गलन। क्या होगा, गलन, जिसको बोलेंगे मेल्टिंग। क्लियर? गलन मतलब मेल्टिंग। क्लियर है? अब द्रव से हम गैस की बात करें, द्रव से गैस में कन्वर्ट करना है, फिर दोबारा गर्म करना पड़ेगा। चलिए गर्म करें। अब द्रव से गैस में गर्म करते हैं तो आपको इसका मतलब क्या होने वाला है, द्रव जैसे पानी है, पानी को हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करेंगे तो किस में जाएगा, बाष्प में आएगा, वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्या होती है, गैस। इसका मतलब कौन सी क्रिया होती है, बाष्पीकरण। इस क्रिया का नाम बोलते हैं बाष्पीकरण, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। क्लियर है? ठीक है, बाष्पीकरण का मतलब क्या है, द्रव का गैस में परिवर्तन, और ये किसके थ्रू हो रहा है, केवल और केवल गर्म करने का। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अब देखिए, इसका मतलब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को कम कर रहे हैं। प्रेशर कम हो रहा है ना, क्लियर है, क्योंकि द्रव से गैस में मतलब मॉलिक्यूल्स जो हो रहे हैं, अणु कहाँ जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, मतलब प्रेशर कम है, तभी तो दूर दूर भाग रहे हैं वो। क्लियर है? तो इसका मतलब है टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, ठोस से द्रव और द्रव से गैस। अब चलिए इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं। गैस को अगर द्रव में चेंज करना है तो बताएं क्या होगा। इसको अगर चेंज करते हैं, इस वाली प्रोसेस, उसको हम क्या करना पड़ेगा, कूलिंग। कूलिंग मतलब क्या होना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, कूलिंग। और गैस को अगर द्रव में चेंज करना है, जैसे बादल है, जैसे भाप बन के ऊपर चले जाते हैं, फिर बादल का रूप धारण कर लेते हैं, पानी बरसता है, तो गैस जो होती है वो किसमें, द्रव की छोटी छोटी बूंदों में, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है ऊपर। ठीक है, तो इस विधि को हम बोलते हैं संघनन। संघनन का मतलब होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस जो होती है उसको बोलते हैं संघनन। क्लियर है? गैस का द्रव में चेंज करना कौन सी विधि थी, संघनन। क्लियर है? ये ध्यान रखना। अब देखिए, इसका मतलब द्रव से ठोस में, द्रव से ठोस में कन्वर्ट करना है, इसको भी फिर कूलिंग करना पड़ेगा। पानी को बर्फ में चेंज करना है तो कूलिंग, और कूलिंग करेंगे तो कौन सी विधि हो जाएगी, इस विधि को हम बोलने वाले हैं क्या, इस विधि को बोलेंगे हिम। इसको बोलेंगे हम, एक होता है अपना गलन, एक होता है अपना हिम। हिम वाले को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये होता है फ्रीजिंग, फ्रीज करना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे हिम। क्लियर है? तो ये पता होना चाहिए, फ्रीजिंग प्रोसेस, द्रव का ठोस में, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कूलिंग करना पड़ा। तो यहाँ पे एक चीज है, जब भी हम किसी चीज को हम गर्म कर रहे हैं तो प्रेशर को कम करना पड़ रहा है, और जब हम किसी चीज को ठंडा कर रहे हैं तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ रहा है। प्रेशर को बढ़ाएंगे तभी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उसके अणु क्या होंगे, पास पास आएंगे, और तब उसके अणु पास पास आएंगे तो द्रव में चेंज होगा, गैस द्रव में, और द्रव किस में चेंज होगा, ठोस में चेंज होगा। क्लियर है? अब एक और देखिए, गैस का डायरेक्ट ठोस में परिवर्तन। गैस को हम डायरेक्ट ठोस में परिवर्तन या ठोस को डायरेक्ट गैस में परिवर्तन, इसकी विधि को हम क्या बोलते हैं, बीच में ये इंटरकन्वर्टेबल, जो बीच में इंटरमीडिएट जो स्टेट आ रही है, ये चेंज ना है और डायरेक्ट इसका इसमें परिवर्तन हो जाए, इस विधि को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन प्रोसेस, ऊर्ध्वपातन विधि का मतलब यह है, ठोस का गैस में परिवर्तन या गैस का ठोस में परिवर्तन, कौन सी प्रोसेस होती है, ऊर्ध्वपातन विधि होती है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये हमने सीखा, ये सब स्टेट को कैसे हमने इंटरकन्वर्जेबल किया है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे परिवर्तन किया है, और इस विधि को हम क्या क्या विधि बोलते हैं, ये सब चीजें हमने देख ली है। क्लियर है? अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, फिजिकल स्टेट ऑफ फिजिकल, इसको नोट पॉइंट डाल के लिख लेंगे, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर।
क्लियर है? इसका मतलब ये है किसी भी पदार्थ की हमें अगर अवस्था को चेंज करना है तो हमें प्रेशर और टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर को अगर हम ऊपर नीचे या कम ज्यादा करते हैं तो उनकी जो स्टेट्स में क्या होगा, चेंजिंग आ सकता है। क्लियर है? तो ये था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनल कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इसका क्वेश्चन आया हुआ है आपके एमपीपीटी में, क्वेश्चन आया ठोस का गैस में परिवर्तन कौन सी विधि होती है, तो कौन सी विधि होती है, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। तो पदार्थ का वर्गीकरण में हम पदार्थ को दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट होता है एक शुद्ध पदार्थ, जिसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं मिश्रण, मिश्रण को हम बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, देखिए शुद्ध पदार्थ और मिश्रण दो भागों में डिवाइड किया। शुद्ध पदार्थ को हमने अगेन फिर दोबारा क्लासिफाइड किया, अगेन भागों में डिवाइड किया। तो शुद्ध पदार्थ में एक होता है तत्व, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट, और दूसरा होता है यौगिक, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड। क्लियर है? चलिए, मिश्रण को हमने दो भागों में डिवाइड किया। एक होता है समांगी मिश्रण, जिसको बोलते हैं होमोजीनियस, और दूसरा होता है विषमांगी, जिसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। क्लियर है? चलिए अब इसके बारे में देखते हैं, पूरा इस वाले फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण हमने जो दिया है, इनके संगठन के आधार पर हमने इसके पदार्थ को वर्गीकरण दो भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जिसमें ध्यान रखें, अगर जिसमें वन टाइप ऑफ, एक ही टाइप के अगर पार्टिकल होंगे, एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे, वो क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। कोई भी चीज अपन लीजिए, पानी है, पानी में क्या होता है, एक ही टाइप के H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही टाइप के अणु रहते हैं उसके अंदर, तो वो आपका क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ। जिसके अंदर अशुद्धियां ना हो, जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं, वो आपके शुद्ध पदार्थ। मतलब ये है वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एक ही प्रकार के क्या होना चाहिए, कण होना चाहिए। पार्टिकल का मतलब कण। क्लियर है? अब देखिए, शुद्ध पदार्थ को भी हमने तत्व और यौगिक दो भागों में डिवाइड किया है। तत्व का मतलब क्या होता है, तत्व का मतलब आपने यहाँ देखा है वन टाइप ऑफ, तो यहाँ पे वन टाइप, ये भी वन टाइप ही है। ठीक है, तो यहाँ पे वन टाइप का मतलब है वन टाइप ऑफ एटम। क्लियर है? एक ही प्रकार के परमाणु अगर होंगे तो उनको हम कहते हैं तत्व। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बोला सोडियम, तो सोडियम का अगर हमने लिया तो सोडियम 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 सब जगह क्या होगा, सोडियम सोडियम, एक ही प्रकार के क्या होना चाहिए, परमाणु होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट। क्लियर है? एक ही इसी प्रकार की हम बात करें, जैसे हमने बोला H2, तो H2 की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन के क्या होंगे, दो अणु, इस टाइप से। तो एक ही प्रकार के तत्व में, इसका तत्व का मतलब होता है एक ही प्रकार के परमाणु हो या अणु, वो आपके क्या कहलाते हैं, तत्व। क्लियर है? तो H2 क्या हो गया, हाइड्रोजन के दो परमाणु हो, तो मतलब अणु बन गया, ये हाइड्रोजन का अणु बन गया। तो एक ही प्रकार के एटम हो या मॉलिक्यूल हो, वो सब आपके क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। क्लियर है? अब यौगिक की बात करें, यौगिक का मतलब क्या होता है, देखिए यौगिक का मतलब होता है कोई भी चीज यौगिक बनाए, जैसे कि जल, पानी की बात करते हैं, H2O में दिख रहे हैं हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन तत्व में क्या था, वन टाइप ऑफ। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। मतलब क्या है, विभिन्न प्रकार के परमाणु अगर होते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखिए, लेकिन फिक्स्ड रेशियो में होना चाहिए, बट निश्चित अनुपात में, या फिर बट फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, तो इसका मतलब है डिफरेंट टाइप का एटम हो लेकिन फिक्स्ड रेशियो में हो, तो वो आपका क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। क्लियर है? अगर मान लो मैं H3O ले लेता, H3O क्या ये पानी होता,
क्या ये जल का फॉर्मूला होता? नहीं होता। क्लियर, वो फिर कोई दूसरा यौगिक बन जाता। तो कहने का मतलब अगर पानी बनाना है तो हमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु लेने पड़ेंगे और 1 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तभी वो जल का यौगिक कहलाएगा। क्लियर है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम बट फिक्स्ड रेशियो, तो वो आपका इज कॉल्ड यौगिक या कंपाउंड कहलाता है। क्लियर है? और वन टाइप ऑफ एटम, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे तो क्या होगा? तत्व होगा। क्लियर है? ये आपको क्लियर होगा। तो इसी में कंफ्यूजन होता है कभी कभी, यौगिक क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, तत्व क्या, अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, इसी में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, वो यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए मिश्रण की बात करें। देखिए मिश्रण क्या होता है? मिश्रण का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे एटम आपस में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन मतलब मिक्सचर आपस में संयोग कर जाते हैं, लेकिन इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। ठीक है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें, मिश्रण का मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक उसके अंदर मिक्स करते रहो। क्लियर है? तो वो क्या कहलाएगा? ठीक है। अब देखिए मिश्रण में भी 2 टाइप होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी का मतलब होता है, अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में देखें, जैसे हमने लिया नमक लिया और पानी का लिया, तो नमक और पानी को मिक्सचर किया तो वो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो जो चीज घुल जाए, पूरी तरीके से घुल जाए, तो वो क्या कहलाती है? समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? समांगी। तो पूरी तरह से फुल्ली डिजोल्व या कहेंगे घुलनशील या डिसॉल्व हो जाए, कोई पदार्थ अगर एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाता है, वो कौन सा मिश्रण कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने लिया पानी की बोतल ली, जैसे हमने क्या किया, नींबू हमने उसका मिक्स कर लिया। अगर हम पहले व्यक्ति को दें या 50वें व्यक्ति को, दोनों का टेस्ट क्या आएगा? सेम आएगा। तो टेस्ट सेम है, तो उसको मतलब वो कौन सा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण होगा, क्योंकि वो क्या हो गया, वो नींबू है, वो उसके अंदर क्या हो गया? पूरी तरह से घुलनशील हो गया। क्लियर है? विषमांगी में क्या होता है? विषमांगी का मतलब है उसमें वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो घुलनशील नहीं होगा। इसका मतलब है कोई भी चीज का अगर मिश्रण करते हैं वो क्या होगा? अघुलनशील। जैसे कि हम बात करें, हमने ली चौक ली और हमने एक पानी लिया, चौक को पानी में मिक्स किया, तो मिक्स करने का क्या चौक पानी के अंदर घुल पाएगा? चलो हमने घोल भी दिया ऐसे मिक्स करके, तो पहले व्यक्ति को अगर हमने दिया और 50वें व्यक्ति को हम दे रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या सेम टेस्ट होगा या सेम एक दूसरे के पास सेम, जितने अपन ने चौक उसको दिया है उतनी उसको उतनी मात्रा में चौक उसके पास पहुंच पाएगा, सॉल्यूशन पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो वो कौन सा मिश्रण होगा? विषमांगी। जैसे सिंपल सी एक और बात देखें, जैसे आंधी आती है, कोलाइड की बात करें, कोलाइडी में हम कौन से मिश्रण की बात करते हैं? विषमांगी की बात करते हैं। जैसे कि मान लो हवा है या आंधी है, आंधी किसका मिश्रण है? आंधी में क्या होते हैं? धूल के कण होते हैं, हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं। क्या धूल के कण हवा के साथ मिक्स होके क्या ये कौन सा मिश्रण है? समांगी होगा, विषमांगी होगा? विषमांगी होगा। तो वो कौन सा होगा? विषमांगी। तो विषमांगी में बात करते हैं अघुलनशील की और समांगी में बात करते हैं घुलनशील। क्लियर है? तो ये मिश्रण के 2 रूप होते हैं। और उसके बाद बात करें शुद्ध पदार्थ की, तो शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद है। क्लियर? अब देखिए बात करें हम, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पॉइंट में 2 चीज आपको बताने वाला हूँ तत्व के गुण के बारे में। देखिए तत्व के गुण जो होते हैं, तत्व के गुण आपको पता है, किसी तत्व के गुण या पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण की बात करें, हम मैटर ही पढ़ रहे हैं, पदार्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्योंकि आज हमने पूरा का पूरा टॉपिक लिया है वो पदार्थ के ऊपर लिया है। ठीक है, इसके बिना आगे पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। तो अणु, परमाणु, क्या यौगिक, क्या आपके मिक्सचर, ये सब चीजें पदार्थ के अंदर ही आते हैं। क्लियर है? तो पदार्थ के गुणों को हम 2 भागों में परिभाषित करते हैं, एक होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। एक होता है भौतिक और दूसरा होता है रासायनिक। हम क्योंकि अगले जो आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे, हर चीज की कोई भी चीज हम कोई भी लेते हैं, मान लो हमने लिया अल्कोहल लिया, तो अल्कोहल के भौतिक गुण अलग पढ़ेंगे, इसके रासायनिक गुण अलग पढ़ेंगे। तो कोई भी पदार्थ लेते हैं उसके भौतिक और रासायनिक गुण होते क्या है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो भौतिक गुण का मतलब ये है, जैसे कि मान लो हमने, भौतिक का मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो जिसका मतलब है इनकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, केवल अवस्था में परिवर्तन, लेकिन इनमें कोई भी केमिकल चेंज उनके अंदर या कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होगी। वो कौन से गुण होंगे? भौतिक गुण। तो भौतिक गुण के मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब अवस्था में परिवर्तन की बात होती है, अवस्था में परिवर्तन। तो हम कौन से गुण की बात करेंगे? भौतिक गुण की बात करेंगे। जैसे कि मान लो हमने एक एग्जांपल लिया पानी का, जल हमने लिया, पानी अगर बर्फ में चेंज होती है, पानी का फॉर्मूला भी H2O होता है और बर्फ का फॉर्मूला भी H2O होता है। क्लियर है? क्या इसमें पानी को बर्फ में चेंज कर रहे हैं तो क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन। तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ तो हम कौन से गुण की बात करेंगे? भौतिक गुण की बात करेंगे। क्या इसमें कोई भी केमिकल चेंज हुआ? तो क्या कोई रासायनिक क्रिया कोई नहीं हुई? तो हम बात करेंगे भौतिक गुण की।
सिंपल। अब रासायनिक गुण में देखें, रासायनिक गुण का मतलब है इसमें रासायनिक क्रिया होती है। कहने का मतलब ये है, अगर हम H2O की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं, H2 के मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, तो क्या होगा, इसके OH समूह है वो Na के साथ जुड़ के सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बना लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अलग प्रकार का कोई यौगिक बना लिया, इसको बोलेंगे NaOH। तो इसमें कहने का मतलब है इसमें अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, इसमें परिवर्तन होता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में, इनकी रासायनिक क्रिया के अकॉर्डिंग जो अध्ययन करेंगे हम उन गुणों को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक गुण कहेंगे। क्लियर? तो आज हमने बहुत सारी चीजें सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, हमने पदार्थ के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, इनकी अवस्थाएं क्या होती हैं, इनको परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, इनके पदार्थ का वर्गीकरण कैसे करते हैं, पदार्थ की विधियां, पदार्थ के गुण क्या होते हैं, ये हमने सब आज डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। क्लियर है? और अगले जो टर्न हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आने वाले हैं, मूल संकल्पना पे लेके आएंगे। ठीक है, जो कि MPPAT, ICR, BHU या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उससे मूल संकल्पना, मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आपको एक बार फिर दोबारा ध्यान दिला दूं कि 3 जून से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको ध्यान रखें वो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, उसमें वो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। उसमें हमारी 5 फैकल्टी एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सभी अपने अपने नए तरीके से और नए नए अच्छे क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से आपको बताने वाले हैं, और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, 3 जून से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, और उसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, और उसमें आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको और भी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। ठीक है, जो भी अपडेट होगा MPPAT का हमारे ऐप से पता हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।